So, hello everyone. This is the second lecture of our EPFO series, and in this lecture, we will be discussing about the provision, or we can say the Act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है उसमें ये एक्ट टॉप टॉप थ्री एक्ट्स में से जो है वो आएगा। एक चीज जो मुझसे कल रह गई थी वो ये कि हमें जो है वो हमने जो है वो बेसिकली एग्जाम एनालिसिस जो है वो कल हम लोगों ने नहीं किया था, रह गया था, वो मुझसे छूट गया था। सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस जो है वो आते हैं किस किस सेक्शन से, ऑन एन एवरेज यूपीएससी किस किस सेक्शन से कैसा कैसा सवाल पूछता है, ये हमें जो है वो पता होना चाहिए। साल 2000, यहाँ 23 होगा, बाई मिस्टेक, 2023 में जो बेसिकली क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज की 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 30 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज के लिए 30 क्वेश्चन। तो बेसिकली मैंने यहाँ मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ये सब लिख दिया है, कितने अटेम्प्ट करना सेफ रहता है ये सब भी मैंने लिख दिया है, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। बट वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मोर डिटेल्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। जनरल इंग्लिश में जैसा मैंने बताया 20 क्वेश्चन आए थे, तो इजी टू मॉडरेट है, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल ही बताया था पिछले क्लास में ही कि जो इंग्लिश है वो बहुत इजी, बहुत हार्ड नहीं होता है। आप इजीली जो है वो बेसिकली 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन के आसपास जो है वो कर सकते हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल। ठीक ठाक प्रिपरेशन जो है, बहुत हाई लेवल इंग्लिश प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन भी है तो भी चल जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 14 से 18 क्वेश्चन के लगभग है, ये भी इजी टू मॉडरेट है, तो 10 से 12 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ कि बच्चे जो है वो आराम से कर लेंगे। ये बेसिकली इजी आता है। ये अगर मैं कहूँ तो जो एक तरह से एसएससी एमटीएस लेवल का जो सवाल है उससे थोड़ा सा जो है वो हाई रहता है। बट बात बाकी जो है सवाल जो है काफी इजी आता है। आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि ये सवाल उतना हार्ड नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 9 सवाल आए हैं, जिसमें से 7 से 8 सवाल जो है वो इजीली करने लायक थे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ ये थोड़ा सा जो है वो टफ आता है, बिकॉज टफ इन द सेंस कि ये जनरली बच्चों को जितने भी बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं उन कॉमर्स बैकग्राउंड में से भी जिन्होंने कॉमर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, पहली बार जो है वो कोई अकाउंटेंसी पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो 50% एवरेज मान के चलिए कि 50% सवाल जो है वो इसमें भी किया जा सकता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, 9 क्वेश्चन में से मॉडरेट टू डिफिकल्ट 5 से 6 क्वेश्चन, बट मैं मानता हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है वो 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनमें से आराम से 8 क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ दी सिविल सर्विसेज। करंट अफेयर्स 8 से 10 सवाल, तो मॉडरेट करंट अफेयर्स पूछे गए थे 2023 में, तो 5 से 6 करंट अफेयर्स किए जा सकते थे, बट इट वेरीज कि आपका लक कितना साथ देता है करंट अफेयर्स में। इंडियन पॉलिटी में 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्टी लेवल थी, अच्छी खासी थी। तो 3 क्वेश्चन मान के चलो, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, 21 से 22 सवाल आते हैं। नाउ अब मैंने आपको कल कहा कि मैं इस पोर्शन को करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर ये पोर्शन आपका अच्छा खासा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, देन इट विल क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट इन द एग्जाम, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि 21 और ऑन एन एवरेज 20 मान लेते हैं, 20 सवाल जो है वो कम नहीं होते हैं, और 20 सवाल जो है उसमें इजी टू मॉडरेट, लगभग लगभग 20 सवाल में से 15 सवाल ऐसे होते हैं ऑन एन एवरेज जो सॉल्व करने लायक जो है वो होते हैं। इसका मतलब जिसने अच्छे से तैयारी की है वो 15 से 16 सवाल जो है वो इजिली कर सकता है। जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल साइंस में जो है वो 10 सवाल आते हैं, जिसमें से 6 से 7 सवाल जो है वो आप लोग कर सकते हैं। जनरल साइंस इजी होता है, बट जनरली होता क्या है कि कुछ बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों का आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉमर्स जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, एक एडवांटेज दे देता है। जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो जनरल साइंस में थोड़ा एडवांटेज ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे बेसिकली टॉपिक्स में आप ऑन एन एवरेज 60 to 70% स्कोर जो है वो कर सकते हैं। तो एक गुड अटेम्प्ट है ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इतना ही अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है इंग्लिश वीक होगा, आई नो, क्योंकि बेसिकली उनका बहुत सारे बच्चे जो है वो एसएससी रेलवे की तैयारी नहीं करते हैं, तो जिन्होंने नहीं की है तैयारी उनकी इंग्लिश थोड़ी सी जो है वो बेसिकली वीक होती है। तो इसी कारण से 15 से 18 क्वेश्चन तो एवरेज है, लेकिन कुछ किन्हीं बच्चों का 10 क्वेश्चन, किन्हीं बच्चों का 12 क्वेश्चन भी होता है। उस केस में करना क्या है, उस केस में आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट जो है या फिर दूसरा टॉपिक जो है वो पकड़ना है, दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग जोन आपको रखना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट जो है वो 5 टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन रखने पड़ेंगे, अगर आपके दो या दो से ज्यादा, बेसिकली जैसे इंग्लिश में आपकी जो है वो पकड़ अच्छी नहीं है, अगर मैं बोलूँ मैथ्स में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, जनरली बच्चों की ये होती है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जो है वो इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और
लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इस पर जो है वो ध्यान दे सकते हो जनरल साइंस में भी। इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं वो बेसिकली कोप अप हो जाएगा। 2021 का अगर हम लोग पेपर देखें तो 2021 में भी जो है वो जनरल इंग्लिश से 20 सवाल, ये फिक्स है जैसा मैंने बताया, पार्ट ए में जो है वो जनरल इंग्लिश होता है, 20 सवाल होते हैं, और 20 सवाल में से इजी बेसिकली इजी सवाल थे उस समय भी, तो 15 से 16 सवाल जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया 3 से 5 सवाल, इंडियन इकोनॉमी 2 से 3 सवाल, करंट इवेंट्स, ये बेसिकली करंट अफेयर्स है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा वेटेज था, 14 से 16। एक्चुअली क्या है ना कि करंट अफेयर्स का कोई बेसिकली हमने जो है वो कोई इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग कि करंट अफेयर्स इकोनॉमी में आएगा, करंट अफेयर्स पोर्शन में आएगा, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स इकोनॉमी में आते हैं। जैसे इसमें जो है आपको करंट अफेयर्स लग रहा होगा कि काफी कम पूछा गया है, 8 से 10, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कुछ करंट अफेयर्स जो है वो बेसिकली जैसे वो कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट हो जाते हैं, कुछ लेबर लॉस का पार्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर इकोनॉमी का छूट गया है मेरे ख्याल से, इकोनॉमी का भी जो है वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था। तो इकोनॉमी में कुछ करंट अफेयर जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो बाइफर्केशन करना मुश्किल है कि किसमें जो है वो कितने क्वेश्चन जो आए हैं। तो ऑन एवरेज मान के चलिए कि 14 से 16 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आए थे, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। तो करंट अफेयर्स में एक पैटर्न आपको नजर आएगा कि या तो मॉडरेट रहेगा या तो डिफिकल्ट रहेगा, इजी जो है वो करंट अफेयर्स नहीं रहता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक लक फैक्टर भी है। लक फैक्टर इन द सेंस कि आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा सा, आप किसी बच्चे ने एक मैगजीन पढ़ ली, किसी बच्चे ने दूसरी मैगजीन पढ़ ली, हो सकता है उसकी मैगजीन से एक सवाल जो है वो ज्यादा आ जाए, या एक सवाल जो है उसे एडवांटेज कर दे। दिस इज लक फैक्टर, तो करंट अफेयर्स में ये होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस 8 से 9 सवाल, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 से 16 सवाल, इंडियन पॉलिटिक्स है ऑब्वियसली 5 से 6 सवाल ऑन एन एवरेज आते हैं, अकाउंटेंसी से ऑन एन एवरेज 8 से 10 सवाल आते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से इस बार 2021 में ज्यादा सवाल आया था, 13 से 15 सवाल जो है वो आया था। और इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था, यानी कि 15 सवाल में से आप जो है वो बेसिकली 12 सवाल जो है वो आराम से कर सकते हो। जनरल साइंस जो है वो 8 से 10 सवाल का जो है वो आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज 10 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट आया था। 2017 के भी अगर हम लोग देखें तो जनरल इंग्लिश में 20 सवाल, सोशल सिक्योरिटी 6 से 7, इंडियन इकोनॉमी 4, करंट इवेंट्स 12 से 13, इंडस्ट्रियल रिलेशन 14, जनरल मेंटल एबिलिटी 14 से 15 सवाल, इंडियन इक्वालिटी वही 5 से 6 सवाल। तो बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है कि जनरली ऑन एन एवरेज जो है वो पैटर्न जो है वो सेम रहता है। पैटर्न जो है अब तक जो है वो क्वेश्चंस का पूछने का जो है वो लगभग सेम है, तो 4 क्वेश्चंस जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये पैटर्न हम लोग लेकर चल सकते हैं। कौन सा पैटर्न? ये बेसिकली ये वाला 2023 का ही पैटर्न आप लेके चल सकते हैं। इंग्लिश में तो 20 सवाल कंफर्म है, और मैथ्स और बेसिकली जनरल मेंटल एबिलिटी को मिलाकर यानी रीजनिंग को मिलाकर 14 से 18 सवाल मान के चलिए, तो ये पोर्शन भी छोड़ना नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट पोर्शन बताता हूँ जिसमें स्कोरिंग है। पहला तो ये इंग्लिश, ये काफी स्कोरिंग है तो छोड़ना नहीं। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो लेवल जो है वो थोड़ा बहुत हाई नहीं आता है, रीजनिंग का लेवल जो है वो काफी लो रहता है, इसी कारण आप इसको छोड़ना प्रेफर नहीं कर सकते। ये मेरे को नहीं लगता है कि छोड़ने की छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन 9 सवाल, ये भी इजी रहता है। तो आपने अगर बेसिक लेवल का भी कंप्यूटर पढ़िए, जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा रहता है, तो बेसिक लेवल में भी कंप्यूटर पढ़िए तो 3 से 4 सवाल जो है वो इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 10 से 12 सवाल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो अगर आप ऑन एन ओवरव्यू लेना चाहें तो ओवरव्यू लेके आप छोड़ सकते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, क्योंकि इन डेप्थ पढ़ने पे क्या होता है ना, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो टाइम कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, तो छोड़ना तो नहीं, किसी को छोड़ना नहीं है। मैं लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में अगर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर आप छोड़ते हैं तो फिर ओवरव्यू लेकर छोड़ें, ताकि जो 10 से 12 सवाल है उसमें से एटलीस्ट 3 से 4 सवाल जो है वो बन जाए। नेक्स्ट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो छोड़ना ही नहीं है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सिविल सर्विसेज का भी एक पार्ट है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो बेसिकली इसका भी पार्ट है। तो ये 10 सवाल किसी भी हाल में जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, इंडियन पॉलिटी नहीं छोड़ना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये पोर्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया 20 से 22 सवाल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक सवाल मैटर करता है, तो अब 20 से 22 सवाल तो बहुत ज्यादा हो गया। जनरल साइंस भी नहीं छोड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि करना सब कुछ है, लेकिन हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें पहले क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मैथ्स और रीजनिंग में सबसे, क्या मैं कहूँ कि वन ऑफ दी हाईएस्ट वेटेज है, 15 ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन का। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी में 20 क्वेश्चन का, इनको छोड़ना नहीं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चूंकि सिविल सर्विसेज में आप लोग ऑलरेडी करते हैं, इसे भी छोड़ना नहीं है, 10 सवाल इसके। और इंडियन पॉलिटी के भी जो है वो आप क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, या फिर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 5 सवाल इसके पक्के आएंगे। तो 15, 20, 35 और 10, 45 और ये 5, 50, 50 सवाल तो कहीं भी जाने वाले हैं। और इंग्लिश का ये 20 सवाल भी छोटो किसी भी हाल में हमें करना पड़ेगा, तो 70 सवाल बेसिकली किसी भी हाल में जो है वो हमें छोड़ना नहीं है, ये प्रायोरिटी है। सबसे ऊपर जो है ये जनरल मेंटल एबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी,
and then if you get the time, then Indian general English and computer application and general accounting principles. तो अगर आपको समय मिले then you can do this, otherwise overview लेके आप जो है उससे जा सकते हैं एग्जाम में. So this is all for the पैटर्न. ये एग्जाम एनालिसिस जरूरी है ताकि हमें एक आइडिया मिले कि एग्जाम्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. उसी हिसाब से हम लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे. नाउ द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज दी, ये हमने ऑलरेडी कल देख लिया था, ओवरव्यू ऑफ की लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. तो हमें सोशल सिक्योरिटी कोर्स में पढ़ना क्या क्या है, उसमें हम लोग ये टॉपिक करेंगे आज. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये टॉपिक पढ़ेंगे. देन इन द सेकंड क्लास वी विल बी डूइंग दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये हम लोग अगले क्लास में, ये लेक्चर 3 में करेंगे. तो आज हमें ये पूरा टॉपिक जो है डेडिकेटेड रखना है सिर्फ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में. ठीक है, तो इसका हमने ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें जो है वो देख ली थी, सारी चीजें एक्सप्लेन है फर्स्ट लेक्चर में. आप जाकर जो है वो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें आप जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं. नाउ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ओके, सो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एक्ट एंड मिसलेनियस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे. इसका बैकग्राउंड, कहाँ से ये शुरू हुआ, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया, प्रोविडेंट फंड इतना फेमस हुआ क्यों, और इंडिया में जो है इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जम्पशंस, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं ईपीएफ एक्ट. इसके अलावा कुछ की डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है. मेन स्कीम क्या है एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर 3 स्कीम्स हैं. ये एक्ट तो एक हो गया, इस एक्ट के अंदर जो है वो 3 अलग अलग स्कीम्स हैं, ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई. इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे. कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो करना पड़ता है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज दोनों की तरफ से. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ईपीएफ जो है वो स्कीम्स को मैनेज करने के लिए क्या कोई बोर्ड है, या कोई सेंट्रल बोर्ड है, या कोई एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उसके बारे में देखेंगे. ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डिटर्मिनेशन एंड रिकवरी ऑफ ड्यूज, अगर बेसिकली मामला जो है थोड़ा पेचीदा हो जाता है तो ऑफिसर्स अपने अंडर जो है वो किस किस सेक्शन का इस्तेमाल करके वो अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर. इसके अलावा सेल्फ मेंटेन्ड फंड्स में क्या क्या एग्जाम्पशंस हमें देखने को मिलते हैं. उसके लास्ट में एसेंस ऑफ द एक्ट. तो देखने को ये टॉपिक छोटा लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग पूरी तरह से डिटेल में करने वाले हैं. तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 2 मटेरियल. दिस इज द पीडीएफ जो आपको जो है वो पढ़ना है, एंड सेकंड थिंग इज अबाउट दी दिस वन हैंड रिटन नोट्स. ये भी आप लोगों को जो है वो मिलेगा साथ में. ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज दी पीडीएफ, दीज बोथ यू हैव टू डू. प्रायोरिटी जो है वो यही रहेगी, हैंड रिटन नोट्स पहली प्रायोरिटी रहेगी. सेकंड प्रायोरिटी जो है वो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसे पढ़ना. ठीक है, दो. अब आप पूछ सकते हैं कि ये सर दो क्यों, इतना ज्यादा हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, और पीडीएफ जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाया गया है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है. तो आप इसे पहले पढ़ें, उसके बाद उस पीडीएफ को पढ़ें तो बेटर होगा. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री, या मैं कहूँ कि ओरिजिन कैसे हुआ इसका. तो प्रोविडेंट फंड का जो ओरिजिन है, पहले मैं बता दूं प्रोविडेंट फंड होता क्या है. प्रोविडेंट फंड जो है वो एक तरह से जो है वो सोशल सिक्योरिटी का काम करता है. सोशल सिक्योरिटी का काम करता है. इसमें जो है 3 चीजें आती हैं सोशल सिक्योरिटी में. 3 चीजें आती हैं, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंसेंटिव. ये 3 चीजें आती हैं. इन 3 चीजों में जो है, एक तो सबसे पहले पेंशन है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा. इंश्योरेंस है, अगर किसी रीजन से डेथ हो जाती है, या फिर कोई किसी रीजन से जो है वो कि कोई इंसान हैंडीकैप हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसे जो इंश्योरेंस मिलेगा. और इस सब चीजों के लिए जो है वो प्रोविडेंट फंड जो है वो काटा जाता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद जो है वो इनकम आपको धीरे धीरे जो है वो आपको देती रहे. ये एक तरह से सोशल सिक्योरिटी है कि अगर आपकी जॉब किसी कंडीशन में चली गई तो उस कंडीशन में आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेविंग्स होनी चाहिए, ताकि आप अपनी नई जॉब तक, जब तक वो नई जॉब नहीं लगे तब तक आप अपनी लाइफ या अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें. दैट इज वाई प्रोविडेंट फंड हैज बीन मेड. सो दिस हिस्ट्री जो है, इसकी हिस्ट्री जो है वो यूरोप रूट बैक टू यूरोप ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन में. जब यूरोप पूरी तरह से आफ्टर 1740s, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर रहा था, और 1820s आते आते यूरोप में बाकी कंट्रीज में भी 1840s तक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहुंच चुका था, यूरोपियन कंट्रीज, अदर यूरोपियन नेशंस में. तो जर्मनी अंडर बिस्मार्क इंट्रोड्यूस ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जिसे हम लोग सबसे अर्ली फॉर्म मानते हैं सोशल सिक्योरिटी का. बिस्मार्क ने जो है एक नई इंश्योरेंस स्कीम निकाली थी, दैट इज ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. ये इंश्योरेंस बेसिकली नाम से ही क्लियर है,
ओल्ड एज यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए है, और डिसएबिलिटी यानी कि अगर किसी कारण से, क्योंकि उस वक्त होता क्या था कि ऐसे कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं हुआ करते थे, अगर किसी का इंडस्ट्री में काम करते हुए अगर हाथ पैर चला गया तो उसके लिए जो है वो कोई भी प्रोविजन जो है उसके पास नहीं था। तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और ओल्ड एज, इन दोनों को नजर में रखते हुए बिस्मार्क ने सबसे पहले जर्मनी में अपना पहला एक तरह से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो देना शुरू किया। तो ये तो है 19th सेंचुरी की बात। 20th सेंचुरी आते आते सबसे पहला कंट्री जो है वो इस कानून को बनाया, इसको ऑन पेपर लाने का काम जो है यूके ने किया। दैट इज ओल्ड एज पेंशंस एक्ट 1908। ओल्ड एज पेंशंस एक्ट 1908 वाज द फर्स्ट एक्ट व्हिच वाज मेड। ये बेसिकली जर्मनी के अंदर तो ये पहला एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत थी। लेकिन जो ओरिजिनल, अगर मैं पूछूं कि एकदम प्रॉपर ऑन पेपर एक्ट जो है वो बनाने का काम कब हुआ, तो 1908 में यूके में हुआ। एंड देन ऑल द कंट्रीज फॉलोड। सो इनिशियली फॉर public employees, this schemes gradually included public, private sector workers। ठीक है, बाद में जाके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी जो है इसमें शामिल हो गए। लेकिन ये स्कीम को तेजी कब मिली? तेजी मिली वर्ल्ड वॉर टू के एक्सपेंशन में। वर्ल्ड वॉर टू में जो है, जैसे हमने बताया, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे, और वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो बहुत सारे फैमिलीज का जो एक जरिया था, बेसिकली इनकम का जरिया था, वो जरिया खत्म हो गया था। जिसके कारण जो वेलफेयर स्टेट मॉडल्स हैं, दे लेड टू वाइडस्प्रेड ग्रोथ ऑफ दी सोशल सिक्योरिटी विद कंट्रीज अडॉप्टिंग डाइवर्स प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स सिस्टम्स बेस्ड इन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रेमवर्क। तो कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, उन्होंने जो है वो प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड देना जो है वो शुरू किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। तो ये तो हो गया ग्लोबल। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में जो पेंशन एंड इंश्योरेंस है उसकी इंटीग्रेशन, वो पहले जो है वो एक ईपीएफ था, लेकिन उसके बाद जो है इसमें दो कंपोनेंट्स और जोड़े गए, दैट इज ईपीएस एंड ईडीएलआई, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये तीन कंपोनेंट्स है, आपको ध्यान रखना होगा। एक तो ईपीएफ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये तो ऑलरेडी है। सेकंड कंपोनेंट इज एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एंड थर्ड कंपोनेंट इज ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। These three schemes combinedly called this one Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952। तो यहाँ miscellaneous क्या है? Miscellaneous है यही EPS, Employees Pension Scheme, and EDLI, that is Employees Deposit Linked Incentive Scheme। और Employees Provident Fund जो है वो तो already mentioned है ही नाम में। So these three are the schemes which are covered under this Act 1952। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लिया, जैसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाया गया ताकि जो फंड मैनेजमेंट है उसे सिंप्लीफाई किया जा सके, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो डिजिटल इंडिया की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़े, उस तरह से जो है गवर्नमेंट ने यूएएन नंबर जो है वो देना शुरू किया। बट गवर्नमेंट के पास चैलेंज क्या है कि बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो बेसिकली इसका कवरेज है, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो रफली जो है वो 10 से 20% लोग जो है उन्होंने जो है वो एक तरह से ये लेकर रखा है। 10-20% भी बहुत ज्यादा मैं बोल गया, उससे कम ही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की ईपीएफ स्कीम्स जो है वो लोग जो है वो, उन्हें अभी या तो अवेयरनेस नहीं है, या तो उनको जो है भी इस बात का डर है कि कहीं वो जो है किसी झमेले में ना फंस जाए। तो इसलिए अभी जो कवरेज है ईपीएफ एक्ट का वो काफी लो है इंडिया में एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड थिंग, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है? सो फॉर फर्स्ट थिंग, जनरल एप्लीकेबिलिटी। जनरली ये कहाँ अप्लाई होता है? इट अप्लाइज ऑल ओवर द इंडिया। और जैसे फॉर एग्जांपल, जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो शेड्यूल वन इंडस्ट्रीज में आते हैं, शेड्यूल वन इंडस्ट्रीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल, इसमें व्हाट वी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लोग जो है शेड्यूल वन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी शेड्यूल वन इंडस्ट्रीज में जो भी फैक्ट्रीज आती है, अगर उनमें 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं, यानी ग्रेटर देन 20 वर्कर्स, तो उसमें ये एक्ट जो है वो लागू होगा। यानी कि जितने भी लोग इसका इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 20 से ज्यादा, उसमें जो है वो सभी को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो लाभ है वो मिलेगा। ठीक है। और फैक्ट्रीज के अलावा जो अदर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अगर उनमें जो है 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो उसके जो है वो, उसमें जो है वो भी जो है वो बेसिकली लाभ जो है वो मिलेगा। तो फैक्ट्रीज एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट्स हैविंग मोर देन 20 एम्प्लॉइज। ठीक है। सेकंड थिंग इज दिस प्रोविजन कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। तो ये जो जनरल एप्लीकेबिलिटी है, इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में या किसी फैक्ट्री में अगर 20 से कम एम्प्लॉइज हैं, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 मंथ प्रायर नोटिस देकर क्या किया जा सकता है? 2 मंथ प्रायर नोटिस देकर जो है ईपीएफ एक्ट का लाभ जो है वो लिया जा सकता है। कब? जब एम्प्लॉयर एंड मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो एग्री करते हैं, यानी कि 50%, 60% एम्प्लॉइज जो है वो एग्री करते हैं कि यस, वी वांट ईपीएफ एक्ट, एंड एम्प्लॉयर आल्सो वांट्स दैट दे शुड कंट्रीब्यूट इन द ईपीएफ एक्ट, देन द एक्ट कैन बी अप्लाइड वॉलंटरली।
तो अगर या तो दो केस हो गया, या तो पहला 2 मंथ का नोटिस दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले, और या तो एम्प्लॉयर और मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज अगर राजी हैं इस चीज को लेकर, तो खुद से भी जो है ये एक्ट को लागू किया जा सकता है। ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द ईपीएफ एक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग, दैट इज द ये मैनेजमेंट कैसे होता है। जो ईपीएफ एक्ट है उसमें मैनेज करने का काम करता कौन है, तो उस मैनेजमेंट का काम जो है वो एक सेंट्रल बोर्ड करता है। ये सेंट्रल बोर्ड जो है, इसके अंदर जो है कौन कौन मेंबर्स आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो सेंट्रल बोर्ड एंड ट्रस्टीज के जो फर्स्ट मेंबर दैट इज चेयरमैन है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ये दोनों चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेकंड थिंग इज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। यानी कि कोई भी सीपीएफसी हो, उस दौरान कोई भी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो जो प्रमोशन से बनकर आया हो, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर इसका रहेगा। मीन जैसे हमने देखा ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसके राज्यसभा के। राज्यसभा के जो बेसिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है वो माने जाते हैं, या राज्यसभा के जो बेसिकली वी कैन से स्पीकर, चेयरमैन माने जाते हैं, नॉट स्पीकर, चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो उस राज्यसभा के। उसी तरीके से जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, अगर कोई भी उस दौरान हो, तो वो एक ऑटोमेटिकली जो है वो क्या बन जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मेंबर जो है वो बन जाता है। थर्ड थिंग इज दी, दिस इज सेकंड, थर्ड इज दी अप टू 5 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले 5 ऑफिशियल्स, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले 15 रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है इसमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, या इसमें जो है वो बेसिकली इनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 10 एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ ट्रेड यूनियंस होते हैं, कुछ फेडरेशंस होते हैं, उनके जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में, जितने भी फेडरेशंस हैं, उनमें से 10 एम्प्लॉयर को चुनकर जो है इनमें जो है बिठाया जाएगा, और 10 एम्प्लॉय उनमें से चुनकर जो है यहाँ पर बैठेंगे। सो ऑल दिस 6 कंट्रीब्यूट टू दी, या मैं बोलूँ 7 इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन, ऑल दिस 7 कंट्रीब्यूट टू दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब इनका काम क्या है, इनका काम जो है ये बेसिकली ये मैनेज करते हैं फंड्स को। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में जो है वो काम कौन करता है, एक्चुअली में रियलिटी में जो काम करता है वो है एग्जीक्यूटिव कमिटी। दिस एग्जीक्यूटिव कमिटी इज देयर टू हेल्प दिस सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, तो कहने के लिए ये जो है वो ऑन द पेपर ये सारे के सारे लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड लेवल काम कौन करता है, ये सेंट्रल बोर्ड को हेल्प कौन करता है, एग्जीक्यूटिव कमिटी। एक और चीज, दिस सेंट्रल बोर्ड मस्ट मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इनको अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिसाइड करती है कि आप इस तरह से मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। और जो भी एनुअल ऑडिट जो है कंडक्ट होगा, वो कंडक्ट करने की पावर किसके पास है, सीएजी, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये ऑडिटिंग का काम करता है। एंड ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, इसकी ऑडिटिंग का काम जो है ये कौन करेगा, ये भी जो है वो दिस विल बी डन बाय द सीएजी। सीएजी ये रिपोर्ट जो है तैयार करके दे विल गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दिस सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का काम है, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर मैं कहूँ कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम इन द फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड थिंग इज दिस, टू हेल्प द सेंट्रल बोर्ड देयर इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी। इन एग्जीक्यूटिव कमिटी में कौन है, पहला तो चेयरमैन, जो कि ऑलरेडी वही चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, इसके अलावा 2 इंडिविजुअल्स, ये सेंट्रल बोर्ड मेंबर है ना, इसका जो चेयरमैन है, ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव मेंबर का भी, एग्जीक्यूटिव कमिटी का भी पार्ट होता है। 2 इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय, ऑलरेडी वी नो अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सी मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट, कुछ टाइम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, बट वो बहुत लिमिटेड है। Three individuals from state government representatives, 2 individuals from government, central government, 3 individuals from state government, 3 employer representatives, again federations या फिर unions से, and 3 employee representatives, and CPFC Central Provident Fund Commissioner is automatically become member of the executive committee। तो इसे जो है वो बेसिकली घोषणा नहीं करनी पड़ती, it automatically becomes the member of the executive committee। तो CPFC is member of the executive committee as well as the central board, and central board का ये जो है वो ex officio member भी है। नेक्स्ट इज स्टेट बोर्ड। सो सेम थिंग, स्टेट्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पहले कंसल्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट वी आल्सो वांट टू स्टैब्लिश दिस अंडर माय स्टेट। और जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं वो सारी के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असाइन की जाती हैं। और जितने भी मेंबर्स अपॉइंट होते हैं ये सभी जो है वो यही यही बेसिस पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है वो इसी तरह के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, बट वी डोंट हैव टू मूव डीपर इनटू दिस, क्योंकि अलग स्टेट्स के अलग अलग जो है वो मेंबर्स होते हैं, इसलिए हमें जो है इसकी डिटेल में जो है वो नहीं जाना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स की अगर हम लोग बात करें, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, हु इज द सीईओ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो ऑल द ये एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है, ये सीईओ भी है सेंट्रल बोर्ड का।
ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी मैंने बताया ये दिस एक्स ऑफिशियल मेंबर इज आल्सो ए सीईओ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो इसे अपॉइंट कौन करता है, या मैं कहूँ कि इसे जो है वो अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके अलावा सीपीएससी को अपॉइंट करती है, इसके अलावा दे आल्सो अपॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दे आल्सो अपॉइंट चीफ अकाउंट ऑफिसर, जो कि यही जो कमिश्नर है चीफ ये सीपीएससी, इनको बेसिकली हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, सेंट्रल बोर्ड किन लोगों को अपॉइंट करता है, इनके अलावा जो ऑफिसर्स हैं जैसे एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये सभी जो है वो रिकमेंड कर अपॉइंट करता है कौन, सेंट्रल बोर्ड। लेकिन यहाँ पर एक नुआंस है, दैट इज यूपीएससी जो है इसे कंसल्ट करता है। सो यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यू विल बी रिकमेंडेड, यू विल बी कंसल्टेड बाय, और वी कैन से यू विल बी रिकमेंडेड बाय यूपीएससी बट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करता है। ठीक है। सो यूपीएससी कंसल्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। सेंट्रल बोर्ड अगर इन मेंबर्स में से किसी को अपॉइंट कर रहा है तो पहले कंसल्ट करना होगा इसके किससे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो कि जहां पर कंसल्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अगर अपॉइंटमेंट जो है वो परमानेंट ना हो, अगर एक साल से एक या फिर एक साल से कम का अपॉइंटमेंट टेम्पोररी एडहॉक में करना है, तो उस केस में जो आर नॉट, या फिर सेंट्रल बोर्ड इज नॉट लाइबल टू कंसल्ट द यूपीएससी। सेकंड, इफ द अपॉइंटी इज फ्रॉम द आईएएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी रोल, तो उस केस में भी जो है वो बेसिकली पूछने की जरूरत नहीं है, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम दी यूपीएससी। देन टॉकिंग अबाउट दिस इज द मेन थिंग। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, जैसे मैंने बताया ईपीएफ एक्ट में देयर आर टू, बेसिकली दो कॉन्ट्रीब्यूशन, दो कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक एम्प्लॉयर एंड एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दो जो है कंट्रीब्यूटर होते हैं। एम्प्लॉयर जो है वो कौन होता है, जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, जो जिसने तुम्हें नौकरी दी, और एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के नीचे काम करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग होता है। स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग का मतलब है कि ये फिक्स्ड लिमिट है, इसके ऊपर जो है वो, अगर आपकी सैलरी है लेकिन तो कंट्रीब्यूशन उस लेवल पे नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी अर्निंग जो है वो लेस देन 15,000 है, सपोज लेस देन 15,000 है, देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा, अगर कहीं पर एम्प्लॉय जो है वो 20 से ज्यादा है, देन मिनिमम 12% ऑफ द बेसिक प्लस डी है। बेसिक प्लस डी है। एक मिनट, शायद मैंने कहीं बस एक स्लाइड छोड़ दी है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हाँ वो स्लाइड मैंने कहीं छोड़ दी है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि बेसिकली सैलरीज में क्या क्या आएंगे अगर मैं बोलूँ। अच्छा, इसमें होगा मेरे ख्याल से, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, की डेफिनेशंस, दीज आर द की डेफिनेशंस, ये छूट गया था। की डेफिनेशंस एंड सम एग्जाम्पशंस भी जो है वो छूट गया था। सी, तो मैंने बताया कि जो एप्लीकेबिलिटी है एक्ट की, ये सारे के सारे फैक्ट्रीज में लगेगा। इम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स में, जितने भी फैक्ट्रीज में 20 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, द एक्ट विल अप्लाई ऑन ऑल दीज। लेकिन अगर एक्सटेंड करना है जिसमें 20 से कम वर्कर्स हैं, तो या तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन देना होगा, कितने, 2 मंथ प्रायर, 2 मंथ प्रायर नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन अगर बेसिकली, अगर इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय, दे बोथ एग्री, देन दे कैन बेसिकली यूज दिस एक्ट, और दे कैन अप्लाई दिस एक्ट वॉलेंटरली। वो खुद से जो है वो एक्ट जो है वो कर सकते हैं, वो खुद से जो है वो बेसिकली ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस एक्ट में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर फॉर इन फ्यूचर सपोज देर आर 21 एम्प्लॉयज, सो ऑटोमेटिकली ईपीएफ एक्ट इन पर लगे इस फैक्ट्री पर। लेकिन अगर इन फ्यूचर जो है वो 21 से कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, 19 एम्प्लॉइज हो गए, तो क्या अब ईपीएफ एक्ट जो है वो नहीं लगेगा, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा? ऐसा नहीं। तो अगर एक स्टैब्लिशमेंट में इस एक्ट को एक बार लागू कर दिया गया, या एक स्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के अंडर कवर हो गया एक बार, तो ये एक्ट कंटिन्यू होता है इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉल बिलो 20। तो बाद में अगर 20 से कम भी हो जाते हैं एम्प्लॉइज, देन ऑल्सो दिस एक्ट विल कंटिन्यू। ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं कि किन किन जगह पे ये एक्ट जो है वो नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहां पर 50 लोगों से कम लोग काम कर रहे हैं, और दे आर नॉट यूजिंग एनी पावर मतलब फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर 50% से कम, लेस देन 50% अगर वहां पर काम कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट यूजिंग पावर, एंड इट्स ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन ये एक्ट वहां पर नहीं लगेगा। दिस इज एन एग्जाम्पशन।
एंड सेकंड थिंग इज गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कि गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोविडेंट फंड का जो है उनका अपना अलग जो है वो सिस्टम रहता है। तो ईपीएफ एक्ट के अलावा कुछ गवर्नमेंट और ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक तरह से सिमिलर टाइप से जो है वो प्रोविडेंट फंड वो लोग देते हैं। तो इसीलिए वो लोग अगर उन पर जो है वो अगर वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक तरीके से प्रोविडेंट फंड का फायदा जो है लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें जो है इस तरीके की इस तरीके की ईपीएफ एक्ट जो है उसमें उनमें नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस का सिमिलर तरीके से आपको बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, उनका अपना स्कीम, उनके अपने स्कीम्स के अंडर। तो की डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो की डेफिनेशंस में तीन इंपॉर्टेंट आते हैं। एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आर टू, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस स्टैब्लिशमेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कही जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, माइंस, पोर्ट्स। In these basically companies या these sectors, central government is the appropriate government। और अगर स्टेट्स में देखा जाए तो स्टेट्स में जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है देन स्टेट गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन वही होती है कि वो स्टैब्लिशमेंट्स किसके अंडर में आता है। सेकंड इज वेजेस। वेजेस में ऑल रेगुलर कैश अर्निंग्स इंक्लूडेड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस बट एक्सक्लूडिंग बोनस, ओवर टाइम एंड हाउस रेंट अलाउंस। वेजेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती हैं, बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मींस जो महंगाई भत्ता होता है इन्फ्लेशन के कारण जो दिया जाता है, दिस इज। तो बेसिक पे एंड डीए, दिस इज ओनली टर्म्ड एज वेजेस। तो आपकी वेजेस जो है वो कितनी होगी, यही होगी। उसके अलावा अगर कुछ दिया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल को बोनस मिला, आपने ओवर टाइम किया, ओवर टाइम मिला, हाउस रेंट, आप कहीं बाहर रह रहे हो, यू विल गेट द हाउस रेंट अलाउंस, दिस एक्सेट्रा बहुत सारे और होते हैं, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द वेजेस। ठीक है, एंड हु इज एन एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन है, या तो कोई एस्टेब्लिशमेंट का या फैक्ट्री का ओनर होगा, या उसका ऑक्यूपायर होगा, या मैनेजर होगा। तो इन केस ऑफ फैक्ट्री अगर ओनर, ऑक्यूपायर, मैनेजर है, तो उस केस में वो उस जगह का क्या होगा, उस जगह का एम्प्लॉयर होगा। एंड अगर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर ये तीनों नहीं है, तो उस वो इंसान होगा जिसके पास जो है वो अल्टीमेट कंट्रोल है सभी चीजों को मैनेज करने के लिए, जो अल्टीमेट कंट्रोल है उसको वो जो है उस वक्त जो है उसे कह देंगे हम लोग एम्प्लॉयर। ठीक है, नाउ द मेन स्कीम अंडर दिस एक्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, मैंने बता चुका है ईपीएफ। ईपीएफ जो है ये एक रिटायरमेंट फंड है जिसे बनाया गया था, और ये मंथली कंट्रीब्यूशंस पे आता है। ये मंथली कंट्रीब्यूशंस मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, वो उसे हम लोग समझेंगे किस तरह से मंथली कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से किया जाता है। सेकंड, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम जो है वो जो बेसिकली रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन जो है दी जाती है, रिटायरमेंट या फिर अपने डिसेबिलिटी हो गई किसी कारण से, तो डिसेबिलिटी में भी जो है आप काम तो नहीं कर सकते तो आपको पेंशन दी जाएगी। तो वो पेंशन जो है वो ईपीएस स्कीम के अंडर आती है। एंड थर्ड, अगर लाइफ इंश्योरेंस, अगर किसी की डेथ हो जाती है केस में, तो लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट जो है उसके फैमिली मेंबर्स को या उसके जो नॉमिनीज है उनको जो है वो मिल जाएगा। दिस थ्री स्कीम्स कवर कम अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब इसी पर हम लोग जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लिया हमने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं एंड देयर आर एग्जीक्यूटिव कमिटीज। स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं जो कि बेसिकली मैनेज करते हैं लोकलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको जो है एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ये भी हमने देख लिया कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सीईओ भी होता है बोर्ड का, एज वेल एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है। किसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, वो सेंट्रल बोर्ड का। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अकाउंट ऑफिसर्स, रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये सब जो बेसिकली इसकी हेल्प करते हैं, जिनको बाद में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो नाउ द वन मोर थिंग दैट इज दिस वन। अब हम लोग बात करते हैं द ये वाली चीज की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो मैं इसलिए बोल रहा था बिकॉज दिस बेसिक प्लस डी है, दिस इज बेसिक प्लस डी है। ये बेसिक प्लस डी ही जो है स्टैट्यूटरी वेज अलाउंस में गिना जाएगा। स्टैट्यूटरी वेज अलाउंस में बेसिक प्लस डी के अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। So if their salary is 15,000, if I'm saying salary, then it is automatically, it should be click in your mind that this is basic plus DA। ठीक है, so basically अगर 15,000 रुपए जो है वो अर्निंग्स है, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स में जहां पर एम्प्लॉय 20 से ज्यादा है, दे हैव टू कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, एक तो एम्प्लॉय एंड सेकंड इज एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी दे रहा है। वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा अपनी तरफ से, 12%। सो 12% विल बी कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम योर साइड, 12% विल बी कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज साइड। एंड वो 12% किसका रहेगा, तुम्हारी सैलरीज का। लेस देन 15,000 में अगर देखा जाए, तो अगर एम्प्लॉइज 20 से कम है, 20 और लेस देन अप टू 10% ऑफ द बेसिक प्लस डी है। 10% ऑफ द बेसिक प्लस डी है, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर। तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डी है, दोनों जो है वो एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करेंगे, दिस 10% एंड दिस 10%। और ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड में। अगर सैलरी 15,000 से ज्यादा है, देन
किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 से कम हो, 20 से ज्यादा हो, डजेंट मैटर, 15,000 से ज्यादा है, देन मिनिमम 12% जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मिनिमम क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज मिनिमम इसके आपको जो है इसके ऊपर भी कंट्रीब्यूट जो है वो कर सकते हो, मिनिमम तो इतना करना पड़ेगा। 12%, 15,000 कितना होता है? 1800 पर मंथ। तो 15,000, जैसे सैलरी वेज अलाउंस 15,000 हमने ले लिया, तो सब आपको 15,000 रुपए में ही जो है, सपोज करो 15,000 रुपए में ही आपको जो है वो क्या करना है, 15,000 रुपए में ही आपको जो है वो पे करना है, या फिर आपको जो है वो पीएफ कटवाना है। तो उसमें जो है 12% ऑफ 15,000 यानी कि 1800 पर मंथ आपको जो है वो कटेगा। ठीक है। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सेम अमाउंट, 12%। 12% ऑफ 15,000, 1800, यानी कि 1800 आपकी तरफ से, 1800 एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी कि टोटल 3600 पर मंथ कंट्रीब्यूशन होगा आपके पीएफ अकाउंट में। ठीक है। कुछ एम्प्लॉयज को मैंडेटरी कवर्ड, यानी कि अगर आप 15,000 या उससे नीचे कमा रहे हो, 15,000 या उससे नीचे कमा रहे हो इस केस में, तो यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना है, बिकॉज उनको ज्यादा रिस्क है। बट अगर आप 15,000 या उससे ऊपर कमा रहे हो तो इट इज नॉट मैंडेटरी, आपके वॉलंटरी है, या आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। नाउ अब एक चीज बात करते हैं कि जो पैसा है उसमें लिमिट क्या है, या मैं कहूँ स्कीम जो है उसमें लिमिट क्या है। अगर आपको प्रोविडेंट फंड जो है वो कटवाना है, प्रोविडेंट फंड में बेसिकली अब क्या, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो क्या 10% ऑफ 1 लाख आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो? ऐसा नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 15,000 पर मंथ ही आपका जो है वो बेसिकली माना जाएगा। 15,000 पर मंथ आप अपने तरफ से, या फिर मैं कहूँ ये स्टैट्यूटरी वेज अलाउंस है। स्टैट्यूटरी वेज अलाउंस का मतलब होता है कि एक लिमिट है कि इससे, ये 15,000 पर मंथ जो है ये आपको एक लिमिट दे देता है, या तो आपकी सैलरी नीचे होगी या इसकी सैलरी जो है इससे ऊपर होगी। सो अगर एम्प्लॉइज 15,000 से नीचे कमा रहे हैं तो दे आर मैंडेटरीली कवर्ड। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 15,000 देन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप प्रोविडेंट फंड में पैसा जो है वो जमा कर सकते हैं। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में अगर देखा जाए तो 15,000 पर मंथ ये भी जो है ये यहाँ पर स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग है। 15,000 पर मंथ यहाँ पे भी सेम स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग है। पेंशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड अप टू ओनली अप टू दी वेज शेयरिंग। पेंशन कैलकुलेट कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड थर्ड इज ईडी लाइफ। अगर आपको डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस में जो है देखना है कि कितना जो है स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग है, तो अगेन दिस इज 15,000 पर मंथ। ये बेसिकली आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स देता है। और नेक्स्ट थिंग इज दी, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दी दिस टॉपिक, ये यही कंटिन्यूड है। ठीक है। ये वाला, ये जो है मैंने कहा 12% कटेगा, 10% कटेगा, इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो सपोज कीजिए यू आर हैविंग द सैलरी ऑफ रुपीज 15,000, एंड 15,000 में ईपीएफ में जो है आपको कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है? 12%। 12% जो है वो कितना होता है? 12% जो है वो बेसिकली 15,000 का जो है वो कितना होता है? टोटल 1800। ठीक है। ये टेबल हम लोग आगे देखेंगे, बस इसी का कंटिन्यूएशन है। पहले देख लेते हैं व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन, हाउ मच कंट्रीब्यूशन जो है वो डिवाइड होता है। तो मैंने जैसे बताया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दे बोथ कंट्रीब्यूट द सेम। जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि कहा कि यहाँ पर जो है 12% ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इफ यू आर हैविंग लेस देन सैलरी 15,000, तो 12% ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, 12% ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बट 12% of employer contribution is not only deposited in provident fund scheme, it is divided in the provident fund as well as pension scheme. So यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% तो ये तो है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% में से 3.67 जो है वो ईपीएफ में जमा होता है। ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द मनी वेंट टू दी 8.33%, दैट इज ईपीएस में, पेंशन में जाता है। सो यू विल एड दिस, देन यू विल ऑलवेज गेट दी 12%। तो एम्प्लॉयर का 12% ईपीएफ में जो है वो सारा का सारा जमा नहीं होता है। ईपीएस एंड ईपीएफ कंट्री कंबाइंडली दे आर, और वी कैन से दे स्प्लिट। 12% जो वेज है वो स्प्लिट हो जाता है बिटवीन ईपीएफ एंड ईपीएस। 3.67 दैट इज कंट्रीब्यूटेड इन द ईपीएफ, एंड रेस्ट 8.33 कंट्रीब्यूटेड अंडर द ईपीएस। ठीक है। अगर बात करें एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की, तो 0.5% जो है ये एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। 0.5% यानी कि जो बेसिक वेज है, 15,000 का बेसिक वेज है, देन 15,000 का जो बेसिक स्टैट्यूटरी वेज है, इसमें इसका 0.5% एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज साइड फॉर योर इंश्योरेंस। ठीक है। सो अगर हम लोग बेसिकली इसका ये देखें, कैलकुलेशन देखिए, या अगर हम लोग इसका जो है वो डेटा देखें क्या क्या कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है, सो यू कैन क्लियरली सी हियर दैट ईपीएफ में 12% जो है वो एम्प्लॉय शेयर है, यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1800। 12% ऑफ 15,000 कितना होगा? 1800। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उसका भी 12% कटेगा, लेकिन ये 1800 में से ओनली 3.67% विल गो टू दी ईपीएफ, यानी कि 550। रिमेनिंग 1250 विल गो टू दी ईपीएस। तो जैसा मैंने बताया ना कि 8.33% वेज जो है ये
किसके पास जाएगा? ये जो है वो बेसिकली 8.33% वेज जो है ये कंट्रीब्यूट कौन करेगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहीं पर खत्म है। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कर दिया 12%, पीएफ में जमा हो गया। देन ही डू नॉट हैव टू कंट्रीब्यूट इन दी ईपीएस। ईपीएस में कंट्रीब्यूट कौन करता है? ईपीएस में कंट्रीब्यूट करने का काम जो है वो एम्प्लॉयर का है। एंड एम्प्लॉयर जो है उसमें उसमें भी कितना है? 8.33 मैक्सिमम ऑन 15,000 वेजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 1 लाख का 8% जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। 1 लाख रुपए आप कितना भी कमाओ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाओ, लेकिन 15,000 इज दिस लिमिट। यू कैन गिव दी यू कैन गिव दी मोर 12% और मोर। आप जो है वो ईपीएफ अकाउंट में 12% या ईपीएफ में 12% या 15% या 20%, 25% पैसा जो है वो कटवा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25% पैसा जो है वो आप कटवा रहे हो, यानी आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर भी 25% काटेगा, नहीं। ही विल ओनली कट 12%। वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% का ही देगा। आपको कंट्रीब्यूशन भले 25% है, बट 12% ही वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो 550, 12% भी किसका? 12% भी 15,000 स्टैट्यूटरी सीलिंग का, स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग का। 1 लाख का 12% नहीं। तो 550 विल बी दी 15,000। 15,000 का 5 का जो 3.67% है, विल 550 एंड रेस्ट विल बी फ्रॉम दी दिस वन 8.33%। ईडीएलआई में जैसे मैंने बताया 0.5%, 15,000 का वो कितना होता है? वो होता है 75। यानी कि एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो है ये काम कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। ठीक है। अब जैसा यहाँ पर मैंने रिमार्क्स लिख दिया है, एम्प्लॉय 12% पे करेगा। एम्प्लॉयर जो है वो उसकी शेयर जो है पार्शली ईपीएफ में और ईपीएस में दोनों में कंट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है। दिस वन इज कैप्ड एट 1250 पर मंथ, यानी कि 15,000 स्टैट्यूटरी बेस सीलिंग होगा मैक्सिमम। 15,000 सीलिंग से ऊपर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो 15,000 का जो 8.33 होता है वो 1250 है। तो 1250 पर मंथ, इवन आपकी वेज जो है वो बहुत हाई है, लेकिन 1250 पर मंथ से ऊपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। थर्ड थिंग इज दी 75। वाई दिस इंश्योरेंस डिपॉजिट? इसमें आपको इंश्योरेंस, इसमें आपको जो है ये अमाउंट जो जमा हो रहा है, इसमें आपको कितना? 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो मिल जाएगा। तो टोटल 1800 कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। एंड 1875, 75 अलग से जो है ये कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। सो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो कहा जाता है, ये ईपीएफ एक्ट के अंदर में कंट्रीब्यूट जो है वो होता है। ठीक है। सो अंडर ईपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दी मंथली रेवेन्यू बैलेंस। अब पेंशन फंड जो है, पेंशन आपको कैसे मिलेगा? आप रिटायरमेंट होने वाले हो, आपके पेंशन जो है वो किस लेवल पे डिसाइड किया जाएगा? सो ईपीएफ के अकॉर्डिंग पेंशन जो है वो बेसिकली एक फॉर्मूला से लिंक होता है। ये फॉर्मूला क्या है? पेंशनेबल सैलरी into pensionable service divided by 70, this will be the pension। अब ये pensionable salary क्या है? pensionable salary जो है वो एवरेज है लास्ट 6 मंथ्स का, यानी 5 साल के लास्ट 5 years। सपोज योर एज इज 55 एंड यू विल बी रिटायर्ड एट एज 60। तो 55 टू 60 जो है उसके जो 56, सॉरी 56 टू 60 जो है ये 5 साल का जो फेज है, 5 साल का पीरियड, दिस 5 year का जो सैलरी है उसका एवरेज ले लिया जाएगा। जैसे आपकी सैलरी जो है वो 60 साल पहुंचते पहुंचते कुछ पैसे बढ़ गए, तो 1,000 थी पहले, फिर 1,000 से जो है दो, अगले साल भी 1,000 थी, लेकिन हो सकता है 58 की उम्र में आपकी जो है वो 1200 होगी। आई मीन टेकिंग एग्जांपल। फिर 1200 हो गई एंड यू रिटायर एट द सैलरी ऑफ 1500। देन दिस विल टेकन बाय द एवरेज। इनका टोटल सम लिया जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से। दैट विल बी टेकन एज एवरेज। तो 60 मंथ, लास्ट 60 मंथ का एवरेज इनटू पेंशनेबल सर्विस, कितने साल आपने सर्विस की, एंड डिवाइडेड बाय 70। समझ में आया? सो दिस विल बी योर पेंशन। ये पेंशन का फॉर्मूला जो है ये होता है। ना ये आपको खुद पढ़ना है। एक होता है एनपीएस। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये ईपीएस से अलग है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एंड एनपीएस जो है वो दोनों अलग है। कैसे अलग है? दोनों जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करता है। एक तो ईपीएफओ करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये ईपीएस करता है एडमिनिस्टर, बट एनपीएस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आता है ये एनपीएस। तो इसलिए ये जो है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक बार कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ने लायक है। कितना कंट्रीब्यूशन होता है इसमें? 10% ऑफ सैलरी जो है वो कंट्रीब्यूट करना रहता है। इसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया 8.33% सैलरी जो है कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, बट दैट विल बी कैप्ड एट 15,000 सैलरी, यानी कि स्टैट्यूटरी वेज लिमिट है 1200 पर मंथ से ऊपर वो नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो है वो रिटर्न्स की क्या है? रिटर्न्स इसमें डिफाइंड डिफाइंड है। इसमें जो है वो रिफाइंड बेसिकली आपको बेनिफिट जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है। पेंशन फंड जो एक फॉर्मूला से फिक्स है, मार्केट रिटर्न्स में फिक्स नहीं है। इसमें क्या है कि आपकी फंड परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है मार्केट के हिसाब से। मार्केट अगर ग्रो कर रहा है तो हो सकता है आपकी पेंशन जो है वो भी ज्यादा मिले। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको फायदा है, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा मिले, लेकिन हो सकता है कम भी मिले, क्योंकि रिस्क है इसमें। इसमें रिस्क नहीं। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो है वो रिटायरमेंट के समय आपकी फंड वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो ये सब जो है आपको जो है एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। ये आपको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इजी है, ज्यादा कुछ इसमें जो है वो दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपीएफ।
ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ द ईपीएफ एक्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ द ईपीएफ एक्ट में जो है एक चीज मैं क्लियर कर दूं। मॉडिफिकेशन ऑफ द ईपीएफ एक्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ द ईपीएफ एक्ट, modification of the scheme, I'm sorry. Central government can modify, but it must be laid before the Houses of Parliament for 30 days in one or more sessions. अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को मॉडिफाई कर सकती है, कहाँ पे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दोनों हाउसेस से पास कराना जो है वो जरूरी है। लोअर हाउस एज वेल एज अपर हाउस, दोनों हाउसेस से जब आप पास करा दो फॉर यह। और अब पहली बात तो जो बिल है या फिर जो स्कीम अमेंडमेंट करवानी है उसे तो 30 दिन पहले जो है वो रखना पड़ेगा, और देन उसके बाद जो है वो पास जो है वो करवाना होगा। अगर पार्लियामेंट मॉडिफाई कर देती है then it will take effect accordingly. So act already taken under the original notification remain valid despite later changes. ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन की बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दोनों हाउसेस से पास कराना होगा फॉर दोनों हाउसेस से पास कराना होगा, लेकिन पास कराने से पहले आपको वो बिल जो है वो टेबल पे 30 दिन पहले जो है वो बताना होगा कि वी आर चेंजिंग इट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू टू एम्प्लॉयर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। अब ये कानून वाला है, ये सेक्शन है। सेक्शन 7A में ये लिखा गया है कि अगर कोई पैसा आपके एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो उस केस में जो है वो क्या किया जा सकता है। सो द सेंट्रल एडिशनल डेप्यूटी रीजनल एपीएफसी दे कैन बेसिकली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑन एक्ट एप्लीकेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट्स, वो रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को। इसके अलावा वो डिटरमाइन कर सकते हैं, हाँ, डिटरमाइन ड्यूज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स अंडर द एक्ट, पेंशंस और इंश्योरेंस स्कीम्स थ्रू इंक्वायरीज। एम्प्लॉयर जो है उसको एक बेसिकली एक चांस मिलेगा, अगर उसके खिलाफ जो है कोई मुकदमा चलता है, बट उसको बेसिकली उसके चलाने से पहले उसको जो है चांस मिलेगा कि आप जो है कुछ बोलना चाहते हो इस मामले में तो आप बोल सकते हो। डिसाइड एक्स पार्टी ऑफ द एम्प्लॉयज फेल्स टू अटेंड और सबमिट्स रिकॉर्ड्स विदाउट वैलिड रीजन। अगर उस केस में अगर एम्प्लॉयर जो है वो नहीं आता है, किसी कारण से वो पेशी नहीं करता है, तो उस केस में जो है एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। एम्प्लॉयर्स कैन सीक रिवर्सल ऑफ सच ऑर्डर विद इन 3 months बाय प्रोवाइडिंग लैक ऑफ नोटिस और वैलिड रीजंस फॉर एब्सेंस। पहले तो उसे 3 months का नोटिस देना होगा, लेकिन अगर वो नोटिस नहीं दे पाया और एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली ये सेशन जो है अटेंड नहीं कर पाया, यानी कि ये डिस्प्यूट सेशन अटेंड नहीं कर पाया, तो उस केस में उस पर जो है वो लीगल नोटिस जो है वो जा सकता है। ठीक है, नाउ सेक्शन बी, section 7B, review of orders passed under section 7A. The person who hasn't appealed or section 7A order can request a review. अगर कोई पर्सन है जिसने अपील नहीं की है तो उस केस में क्या क्या जो है वो आपको बेनिफिट्स, या फिर जैसे आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हो लेकिन आपने जो है वो किसी तरह की रिव्यू जो है वो नहीं डाली, सो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू, जो यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो रिव्यू मस्ट बी सबमिटेड टू द ऑफिसर हु इश्यूड द ओरिजिनल ऑर्डर हु मे इनिशिएट ए रिव्यू ऑन देयर ओन। देयर इज सेक्शन 7C। सेक्शन 7C में जो है वो डिसडिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट। तो अगर ऑफिसर को लगता है कि बेसिकली जो आप बकाया है वेर अंडर असेस्ड अंडर द सेक्शन 7 और 7B, इन दोनों कानून से अगर कोई भी बकाया जो है वो छूट जाता है, तो उस केस में दे कैन रीओपन एंड री एग्जामिन द केस विद इन 5 years ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। 5 साल के अंदर में जो भी ऑर्डर पास होता है उस केस के हिसाब से उसे रीओपन किया जा सकता है, एंड दे कैन रीडिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट। बाद में जाके वो उस अमाउंट को जो है वो सही कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें जो है वो होती कहाँ है, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बनाया गया है। सो ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली ईपीएफ एक्ट के अंडर में सेटअप नहीं किया जाता है। ट्रिब्यूनल जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर में ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया जाता है। ठीक है, what are the appeals to the tribunal? Appeals can be made to the tribunal against decisions by or orders by the central government or authorities concerning applicability contribution dues on penalties। यानी कि अगर आपके ऊपर जो है वो इस तरह की जो सेक्शन 7 है, 7B 7C में आप दोषी पाए जाते हो तो आप ट्रिब्यूनल में जो है वो क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। बट दिस अपील कैन आर नॉट अलाउड अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ ए रिव्यू रिक्वेस्ट। तो आपको रिव्यू रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। रिव्यू रिक्वेस्ट अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है देन दिस अपील्स आर विल बी नॉट अलाउड। ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या चीजें हैं, कंफर्म कर सकती है, दे कैन मॉडिफाई, दे कैन कैंसिल और दे कैन रिमांड द ओरिजिनल ऑर्डर आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टीज। तो जो भी ओरिजिनल ऑर्डर पहले दिया गया है उसको जो है वो अगर उसको लगता है कि ठीक है तो दे कैन कंफर्म, दे कैन मॉडिफाई, दे कैन कैंसिल एंड दे कैन ऑल्सो बेसिकली रिमांड द ओरिजिनल ऑर्डर। सो इफ मे करेक्टेड एनी अपरेंट एरर्स, अगर कोई एरर हो जाता है तो 5 सालों के अंदर जो है वो करेक्ट किया जा सकता है, बट मस्ट हियर द एम्प्लॉयर बिफोर द इंक्रीजिंग लायबिलिटी। तो अगर लेकिन एम्प्लॉयर को सुनना जरूरी है, एम्प्लॉयर से पहले एक बार जो है वो मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात रखो, तभी आप जो है वो बाकी एरर जो है वो ठीक किया जाएगा। ट्रिब्यूनल फाइनल डिसीजंस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अगर ट्रिब्यूनल ने एक बार डिसीजन दे दिया देन यू कैन नॉट गिव चैलेंज द डिसीजन इन एनी अदर कोर्ट। ठीक है, ये फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, नाउ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फाइलिंग अपील। तो इफ टू द अपील to the tribunal the employer must deposit 75% of the assess dues। तो सपोज आपको आपके ऊपर जो है वो आरोप है कि आपने जो है 1 लाख रुपए जो है बकाया रखा है ईपीएफ में, सो आपको 75,000 यानी एम्प्लॉयर को 75,000 पहले जमा करना होगा
then the tribunal may reduce the waive or waive this deposit for valid or recorded reasons. पहले तो आपको 75% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइल एन अपील। एंड अपील फाइल करने के बाद भी जरूरी नहीं है 75% ये करना ही है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इससे कम या उससे ज्यादा जो है वो किया जा सकता है, देन दे कैन डू इट अकॉर्डिंगली। रिकवरी ऑफ मनी बाय एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, तो एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बेसिस पर अगर आपको रिकवरी करना है पैसा, तो एम्प्लॉयर्स कैन रिकवर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विथ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की बेसिस पर जो है, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर, अगर एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर के नीचे एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो इस तरह के जो है वो कुछ मान लो फ्रॉड वगैरह जो है वो कर दिया, तो फ्रॉड वगैरह जो है वो कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है। So contractors may deduct only the employees' contributions from wages, but cannot recover the employee's share or admin fees from the employees. Understood है मैंने, बहुत easy है। Next is issue of certificate to recovery officer। अब ये recovery officer क्या होता है? तो अगर dues, if dues are unpaid, तो एक authorized officer जो है वो एक issue कर सकता है क्या, सर्टिफिकेट, जिसमें अमाउंट जो है वो लिखा रहता है, और उसे जो है वो रिकवरी ऑफिसर जो है वो बेसिकली ये कहते हैं, दे आर कॉल्ड रिकवरी ऑफिसर्स। तो ये रिकवरी ऑफिसर जो है, दे मे रिकवर द अमाउंट थ्रू अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन और बाय द अपॉइंटिंग ए रिसीवर। तो अगर कोई अमाउंट जो है वो डिले है या फिर कोई अमाउंट जो है वो नहीं दिया गया है, तो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो अमाउंट जो है वो रिकवर किया जा सकता है। Recovery begins with the employment's establishment's assets. If insufficient, the employer's personal asset may be targeted. तो अगर एक एम्प्लॉयर की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से अगर वो पैसा निकल जाता है बेचकर, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं निकलता है वो पैसा, बहुत ज्यादा इसमें जो है घोटाला किया है, तो उस केस में जो है क्या किया जा सकता है, उस केस में हिज पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी टारगेटेड। रिकवरी सर्टिफिकेट कैन बी इशूड इवन if the recovery actions are already in progress. So these are the things. So recovery officer कौन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, it is a government officer appointed, authorized to review dues under the Employees Provident and Miscellaneous Provisions Act 1952। ये टाइम टाइम पर जो है वो अपॉइंट होता है। ठीक है। इनमें से कोई भी जो है वो एक बेसिकली गवर्नमेंट या फिर जो है वो रिकवरी ऑफिसर जो है वो हो सकता है। सीपीएफसी, एपीएफसी, डिप्टी, रीजनल, एपीएफसी, ये सब जो है वो कर सकते हैं। Authorizing certain employers to maintain provident fund accounts. So central government allows establishments with 100 plus employees to manage their own PF accounts if employer and majority of employees request is subject to scheme rules. तो अपना एक PF अकाउंट भी मैनेज किया जा सकता है अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर एग्री कि हम लोग करेंगे। एंड एम्प्लॉयर्स विद प्रोविडेंट फंड डिफॉल्ट्स और लीगल वायलेशंस इन द पास्ट 3 इयर्स आर इनएलिजिबल। अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसके पास्ट रिकॉर्ड पास्ट 3 साल में जो है उसने जो है कुछ लीगल वायलेशन या फिर डिफॉल्ट किया है प्रोविडेंट फंड में, so they are not eligible for this, and authorization can be revoked from non compliance, क्योंकि बेसिकली वो फिर से करने के चांसेस है, तो they will not be allowed to maintain their own provident fund account। ठीक है। So this will be the end of this chapter. This will be the end of this scheme. So Employers Provident Fund and Miscellaneous Act 1952. This all things we have done. This is the PDF. इस PDF को आप हमको जो है वो पढ़ना है। This PDF is very short, but hand written notes जो है वो काफी लंबा है। जो PDF जो एक पेज छूट गया था, that one page I will provide you in that PDF। तो वो आप लोग जो है वो उस पेज को बेसिकली पढ़ लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स आफ्टर दिस सेशन, यू कैन आस्क दिस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ऑलवेज रिप्लाई ऑन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज यू कैन आस्क द डाउट्स in my telegram also। Okay, so this is all for today. Take care, have a nice day।